चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक बात समझना बेटा, इंडिया में मार्केट को बहुत कैटेगरी से डिवाइड किया, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। जी तो वो हो गया एज पर कितना यूनिट बेच रहा, बल्क ऑफ क्वांटिटी या वॉल्यूम के हिसाब से। रूरल मार्केट या अर्बन मार्केट या इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। वैसे ही एक और कैटेगरी रखा जिसको एज पर कंपटीशन, इंडिया में कितना टाइप का मार्केट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो बिजनेसमैन में जहाँ कंपटीशन कम है ज्यादा है उस हिसाब से कितना मार्केट है। तो ये रहा 4 तुम्हारे सिलेबस में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। आई थिंक ये दोनों अब आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ सिर्फ मोनोपोली तक है जी। या परफेक्ट खाली मोनोपोली नहीं है। खाली परफेक्ट कंपटीशन है। हाँ आपका बोर्ड ना आप लोग को बर्बाद करेगा, जो भी है। चलो, तो मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब वो प्लेस जहां पे बायर और सेलर एक डील कर सके। पुराने जमाने में जोग्राफिकल एरिया को मार्केट बोलते थे, आज के दुनिया में बोलते हैं हर वो सिस्टम जहां पे बायर और सेलर आपस में सेटलमेंट कर सके कुछ सेल परचेज का, उसी को मार्केट बोला गया। इसकी क्या आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाता है ना, इसीलिए। जी अब बोला मार्केट कितने फॉर्म का है? 4, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। आपको चारों का मीनिंग जरूर बताएगा ताकि आपको कंसेप्चुअली बता रहे। हम हर एक में 2-2 बात बोलेगा जी। वो 2 बात अगर आपको याद है तो हर मार्केट का मीनिंग में आप 100% क्लियर हो। परफेक्ट कंपटीशन में बोलता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। जी ये डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन सिलेबस में है आपके। मोनोपोली मार्केट बोला जहां पे सिंगल सेलर, बायर तो सब में लार्ज है बेटा, चारों मार्केट में लार्ज बायर है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज सेलर भी है, मोनोपोली में सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है, क्लोज। अच्छा, सब्सटीट्यूट है लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं। जैसे एग्जांपल में मोनोपोली का रेलवे, रेलवे का सब्सटीट्यूट है क्योंकि रेलवे सिंगल सेलर है इंडिया में ट्रेन चलाने वाला जी। इसका सब्सटीट्यूट तो है ही, आप बस में जा सकते हो, फ्लाइट में जा सकते हो, टैक्सी में जा सकते हो, लेकिन बस और टैक्सी उतना कंफर्ट नहीं देगा जी और फ्लाइट महंगा पड़ेगा। तो क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, सब्सटीट्यूट तो दुनिया में है। मोनोपोलिस्टिक में बोला लार्ज सेलर एंड बायर, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है क्योंकि यहां बोला था होमोजीनियस, होमोजीनियस माने सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन माने प्रोडक्ट सेम है लेकिन क्वालिटी, फीचर, शेप, साइज वाइज डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो साबुन बेच रहा है और वो बिस्किट बेच रहा है, ये हो गया डिफरेंट प्रोडक्ट या हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट ही पूरा अलग, अच्छा, वो नहीं है यहाँ पे। दोनों बिस्किट ही बेच रहे हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल दे, आपके एरिया में एक बंगाली का मिठाई का दुकान होगा, आपके एरिया में कोई बड़ा मिठाई का भी दुकान होगा ब्रांडेड जी। यही है इसका मेन एग्जांपल। मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट है यहाँ पे आप देख लो दोनों संदेश बेच रहे हैं जी, तो प्रोडक्ट अलग नहीं है, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन दोनों का शेप, साइज, प्राइस, क्वालिटी बहुत फर्क है। हाँ, तो ऐसे लार्ज सेलर एंड बायर है, लेकिन सबका प्रोडक्ट, टेस्ट, क्वालिटी, साइज अलग अलग है, प्राइस, इसलिए मोनोपोलिस्टिक है। देखो नाम में ये मोनोपोली का भाई लगता है, लेकिन ये है परफेक्ट कंपटीशन का कजन ब्रदर। अच्छा,
है ना, क्योंकि लार्ज नंबर बायर सेलर दोनों में सेम बात है। हाँ। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट एकदम डिट्टो है। सर इसका कोई एग्जांपल दीजिए ना बेटा। मोबाइल का दुकान, सैमसंग A20, जी। ये आपका एप्पल आईफोन 16, एक दुकान में जैसा मिल रहा है वैसे ही तो दूसरा दुकान में मिलेगा। जी। तो यही परफेक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। एप्पल आईफोन 16 आपके दुकान में मेरे दुकान में क्या अलग अलग मिलेगा क्या? क्वालिटी, शेप, साइज अलग होगा क्या? नहीं। ठीक है ना। और ऐसे लार्ज नंबर बायर सेलर जो बेचते हैं ये सब, बहुत दुकान है। ओलिगोपोली बोला फ्यू सेलर, मतलब इतने कम कि आप गिन पाओ। और इंटेंस कंपटीशन, इसका बेस्ट एग्जांपल है सिम मार्केट। हाँ। इंडिया में फ्यू सेलर ही है, वोडा, आइडिया, BSNL, जियो, एयरटेल, जी। और आपस में कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। हाँ, तो ये सर, चारों का डेफिनेशन। हाँ बोलो। सेलर और एक क्या बोले आप? फ्यू सेलर, इंटेंस कंपटीशन माने ह्यूज कंपटीशन, सॉलिड कंपटीशन। हाँ। ठीक है, ये है चारों का डेफिनेशन। एक में लार्ज सेलर, लार्ज बायर सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट। एक में सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। एक में लार्ज सेलर एंड बायर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जी। एक में फ्यू सेलर, इंटेंस कंपटीशन। अब आपको पढ़ना है खाली परफेक्ट कंपटीशन। हाँ। तो डेफिनेशन तो आपको आ गया। जी। ठीक है, अब फीचर्स में क्या बोला? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर। देखो डेफिनेशन का ना पहला 2 पॉइंट ही 2 फीचर्स है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, जी। माने उनका फीचर्स, क्वालिटी, साइज सब सेम है। अब बोला परफेक्ट नॉलेज, बायर और सेलर दोनों को पूरा मार्केट के बारे में पता है। बायर सेलर को झूठ नहीं बोल सकता, दूसरा दुकान में तो सस्ता मिल रहा है भैया, आप महंगा बेच रहे हैं। या दूसरा दुकान का क्वालिटी तो कुछ और, आपका क्वालिटी तो खराब है। सिमिलरली बायर सेलर भी झूठ नहीं बोल सकता, मतलब बायर को सब नॉलेज है कि सेलर ये नहीं बोल सकता इस पूरा मार्केट में मेरे से सस्ता कोई नहीं देगा जी। या फिर इस पूरा मार्केट में मेरा जैसा क्वालिटी किसी और का नहीं है। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बायर और सेलर दोनों को मार्केट का फुल नॉलेज है। क्या प्राइस चल रहा है, क्या क्वालिटी चल रहा है, सबको सब पता है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कोई भी इस मार्केट में एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ये बिजनेस कौन कर सकता है और कौन नहीं, कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमको दुकान खोलना है हम खोल ले, हमको दुकान बंद करना है हम कर ले। सर ये सब दुकानों का रजिस्ट्रेशन नहीं लगता? रजिस्ट्रेशन लगता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन मिलना तो बहुत आसान है ना। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता ना नहीं तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं देगी। लेकिन ट्रेन चलाने में, मोनोपोली मार्केट में ये तो प्रॉब्लम है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है ही नहीं। हमको कल एक ट्रेन चलाना है, गवर्नमेंट हमको लाइसेंस देगा ही नहीं, तो हम चला ही नहीं पाएंगे। टाटा को भी नहीं देगा, बिरला को भी नहीं देगा, अंबानी को भी नहीं देगा। तो गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस नहीं दे रहे ट्रेन चलाने का, कोई नहीं चला सकता। तो यहाँ पे एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन है जी, यहाँ पर नहीं। डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक, यहाँ पे तुम अपना डिसीजन खुद ले रहे हो, दूसरे पे डिपेंडेंट होकर नहीं ले रहे हो। परफेक्ट मोबिलिटी, सारा रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाया जा सकता है। एंड नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सबके लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी सेम। ठीक है जी। इससे एक बात समझ में आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर है ना वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। जी। अपने मन से प्राइस नहीं ले सकता, जो मार्केट डिसाइड किया है वही लेना पड़ेगा। लेकिन यही मोनोपोली मार्केट में तुम प्राइस मेकर हो जाते, तुम्हारे मर्जी से प्राइस हो। जी। अब एक बहुत सुंदर बात याद कर लेना, जहां पे सिर्फ पहला 3 फीचर हो उसको बोलते हैं प्योर कंपटीशन मार्केट।
सॉरी, पहला 3 नहीं, यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारे बुक में शायद लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर एक साथ लिखा होगा। हाँ। यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, मेरा गलती है। तो ये दोनों का एक ही फीचर है। सेकंड फीचर हुआ होमोजीनियस प्रोडक्ट, और थर्ड फीचर हुआ परफेक्ट नॉलेज। जहाँ ये तीनों है वो है प्योर कंपटीशन, और जहाँ सारे पॉइंट्स है वो है परफेक्ट कंपटीशन। ओके। ठीक है जी। यही बात यहाँ पे बोला। अब बोला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कर्व कैसा बनेगा। तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है, जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। हाँ। और ये इंडस्ट्री डिसाइड कर रहा है प्राइस। क्या प्राइस और क्या क्वांटिटी होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है। यहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहाँ डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, तो ये इंडस्ट्री डिसाइड कर रहा है प्राइस। और यही तुमको एज अ बिजनेसमैन लेना पड़ेगा। ये जो प्राइस डिसाइड हो गया, यही तुम्हारा प्राइस होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। मतलब फर्म को यही चार्ज करना पड़ेगा। तो यही फर्म का प्राइस है, यही फर्म का AR है, यही फर्म का MR है। एक बात ना जिंदगी भर के लिए याद कर लेना तनिष्ठा, जो AR का लाइन है, हाँ, वही डिमांड का लाइन होता है हर मार्केट में। अच्छा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तुम AR का लाइन यही पढ़ते हो, रेवेन्यू चैप्टर पढ़े हो। हाँ। और वही हम इन परफेक्ट मार्केट में क्या बोला, AR का लाइन ऐसा होता है, हाँ। तो यही डिमांड का लाइन हो जाएगा। अच्छा। मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक में AR का लाइन थोड़ा ऐसा होता है, फ्लैटर, यही डिमांड का लाइन हो जाएगा। तो तुमसे एग्जाम में कभी जिंदगी में पूछे ना, ड्रॉ द डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हाँ। तो पहले ये जो प्राइस का लाइन है, AR का लाइन, वही डिमांड का लाइन। ठीक है, देखो ये लिखा, क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी है ना, डिमांड कोई भी चेंज हो सकता है। थोड़ा सा भी तुम प्राइस अप डाउन कर लिए, जी, तुम 1 करोड़ पीस बेच रहे थे, अब 0 बेचोगे। इतना वोलेटाइल है, इसीलिए प्राइस ED इंफिनिटी है। ठीक है जी सर। तो यही प्राइस का लाइन है और यही डिमांड का लाइन है। इसीलिए बोलता है, एक बहुत मजेदार पॉइंट बोलता है, लॉन्ग रन में ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सब नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं, कोई सुपर प्रॉफिट या सुपर लॉस में नहीं रहेगा। क्यों बताते हैं, क्यों, सुनना बहुत मजा आएगा आपको, जानने लायक चीज है एकदम। बेटा एक बात सोचो, ये मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है जी, और इंडस्ट्री ही प्राइस डिसाइड कर रहा है। मतलब जहां डिमांड और सप्लाई इंटरेक्शन कर रहा है, वही मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है। जी। मान लो कोई रीजन से मार्केट में प्राइस बढ़ गया, तो क्या होगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको लगेगा अरे ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, वो भी आ जाएंगे इंडस्ट्री में। जी। वो आते ही क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ते प्राइस वापस गिर के इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। मतलब कुछ पीरियड के लिए प्रॉफिट कमा लिया एक्स्ट्रा, वापस गिर के नॉर्मल पे आ जाए। वैसे मान लो कोई रीजन से मार्केट में प्राइस गिर गया, बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेस को एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत छोटा प्रॉफिट मार्जिन है, कंपटीशन बहुत है ना, परफेक्ट कंपटीशन है एकदम। ह्यूज कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है बेटा, वहां प्राइसेस हमेशा लो होते हैं। तो प्राइस ऑलरेडी बहुत लो है, अब थोड़ा भी गिरा तो लॉस खाने लग जाएंगे बहुत सारे लोग। जी। लॉस खा के बहुत लोग होंगे जो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्री से निकल जाएंगे। जैसे ही वो लोग इंडस्ट्री से निकलेंगे, सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा बिजनेसमैन छोड़ देगा तो प्रोडक्ट का सप्लाई कम हो जाएगा। जी। तुरंत वापस प्राइस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इसीलिए इस मार्केट में शॉर्ट रन में तो फिर भी सुपर प्रॉफिट या सुपर लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में पॉसिबल ही नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए तो वो वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए आ जाएंगे, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस गिर जाएगा। और अगर लॉस हो रहा है तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, विल लीव द इंडस्ट्री, जिसके कारण फिर से प्राइस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम हो जा रहा है। आपका बुक में इतना ही दूर रुका है कि आगे कुछ है?
और कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर खत्म, जी। क्योंकि इसमें तो बाकी मोनोपोली फोनोपोली वो सब है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जी। अब आया नेक्स्ट यूनिट, खत्म करते हैं आज ही। तो यहाँ पर नहीं। ठीक बात। जी सर। सिमिलरली बेटा जी, अगर तुम भी 40 पीस लेने को तैयार हो, हम भी 40 पीस देने को तैयार है, बट हम बोलते हैं 40 पीस हम देगा 8 रुपया करके, तुम बोलते हो 6 में देना है तो लेंगे, तब भी डील नहीं होगा। जी। यानी अल्टीमेटली ये चार्ट आपको क्या समझा रहा है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरा, जी। सप्लाई बढ़ा, लेकिन फिर भी अब ये डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली और प्राइस गिरेगा बढ़ेगा। जी। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, अल्टीमेटली जहां दोनों इक्वल आ गए, देखो क्या इक्वल है, प्राइस भी इक्वल है और क्वांटिटी भी इक्वल है। जी। सिमिलरली अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, जिसके कारण मार्केट में प्राइस गिरेगा, 10 से 8 होगा, लेकिन अभी भी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है तो प्राइस और गिरेगा, 8 से 6 होगा, फिर दोनों इक्वल पे मीट कर जाएंगे। तो ऐसे ही तो बार्गेनिंग होता है मार्केट में। जी। यही बात आपको यहाँ समझा, ठीक है। तो 6 रुपया वो प्राइस है, 60 यूनिट वो क्वांटिटी है, जहां पे दोनों रेडी हो जाएंगे। ऐसे ही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। जी। तो अगर जब स्टार्टिंग में प्राइस, यहाँ पे एक चीज और समझाया डायग्राम में, स्टार्टिंग में जब प्राइस ज्यादा और डिमांड कम हो, सॉरी प्राइस सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो, उसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई प्राइस को नीचे की तरफ पुश करता है, तो देखो वापस प्राइस 6 पे आ गया। और जब प्राइस कम होता है तो एक्सेस डिमांड होता है मार्केट में, लेकिन सप्लायर कम सप्लाई करेगा तो प्राइस ऊपर आएगा और इक्विलिब्रियम पे दोबारा आ जाएगा। जी। तो जब इसी को एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड सिचुएशन बोलते हैं। तो पहले आपको एक्सेस डिमांड समझाया, सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जी। जो मेरे प्राइस को क्या पुश करेगा, प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगा और वापस इक्विलिब्रियम पे ले आएगा। यही बात यहाँ समझाया कि पहले प्राइस P था, प्राइस कोई कारण से P2 हुआ, P2 होते ही देखो पहले यहाँ दोनों इक्विलिब्रियम पे टच था, प्राइस P2 होते ही ये जो लाइन ड्रॉ हुआ, ये सप्लाई को यहाँ टच कर रहा है, क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो सप्लाई गिर गया। जी। लेकिन डिमांड को यहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट पे, यानी आपका सप्लाई बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ गया डिमांडेड, तो मार्केट को वापस पुश करके पी पे ले आएगा। जी। यही बात आपको उल्टा समझाया एक्सेस सप्लाई में। एक्सेस सप्लाई में क्या होगा, प्राइस कोई कारण से बढ़ा, तो यहाँ लाइन टच हो रहा है, मतलब डिमांड कम हो गया प्राइस बढ़ने के कारण, लेकिन सप्लाई बढ़ गया। अब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, दोबारा प्राइस नीचे आ गया, वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यही बात दोनों जगह आपको समझाया कि पहले डिमांड OQ था, लेकिन डिमांड हो गया OQ2, सप्लाई हो गया OQ1, जो वापस प्राइस को नीचे ले आएगा। नामकरण किया और कुछ नहीं। ठीक बात। जी सर। अब यहाँ पे समझाया इंडस्ट्री वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल इंडस्ट्री क्या होता है। वायबल इंडस्ट्री एंड नॉन वायबल। वायबल मतलब इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ पॉजिटिव एक्सेस। वायबल इंडस्ट्री वो है जहां पे एक्चुअली में डिमांड सप्लाई आपस में इंटरेक्शन करेगा। नॉन वायबल माने सप्लाई अलग लाइन में जा रहा है, डिमांड अलग लाइन में, जहां पे दोनों का आपस में कोई मीटिंग पॉइंट नहीं होगा। तो नॉन वायबल इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व नेवर इंटरसेक्ट इन पॉजिटिव एक्सेस। लेकिन यहाँ पे इन पॉजिटिव एक्सेस में दोनों मीट करेगा। तो हम लोग इसी मार्केट का बात कर रहे हैं जो वायबल हो। नॉन वायबल का मार्केट का तो बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी सर। इफेक्ट ऑफ, अब ये आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बात समझ गए ना तनिष्ठा, बाकी सारे पेजेस टाइम पास है। अच्छा। मेरे को आपसे खाली एक आंसर चाहिए होगा, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा।
ठीक है। देखो एक एक करके आप आराम से टॉपिक को देखो। हम्म। पहले बोला चेंज इन डिमांड। हाँ। देखो हमें पहले सिचुएशन क्या क्या समझाया आपको, बोला क्या क्या हो सकता है मार्केट में। हम्म। चेंज इन डिमांड हो सकता है, हम्म। माने इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। जी। चेंज इन सप्लाई हो सकता है, माने इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई। हम्म। दोनों में, दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज, हाँ। या फिर एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, हम्म। या फिर स्पेशल केसेस, मतलब जहां पे नो चेंज इन डिमांड, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक फॉर डिमांड, हाँ। या फिर परफेक्टली इलास्टिक यानी इंफिनिटी वाला चेंज इन डिमांड। सेम बात सप्लाई के लिए, दोनों एक एक करके पढ़ते हैं। चलो पहले बोला चेंज इन डिमांड, माने डिमांड शिफ्ट हुआ, जी। सप्लाई वहीं का वहीं रहा। हाँ। आराम से ये डायग्राम का लॉजिक देखना, हम बना रहे जो। जी। ये मेरा डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन पॉइंट है। हम्म। कोई कारण से तनिष्ठा, ये मेरा डी नाम है कर्व का, ये नाम है सप्लाई कर्व। हाँ। कोई कारण से तनिष्ठा डिमांड कर्व अगर शिफ्ट हो जाए राइट की तरफ, जी। अब दोनों कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे। जी। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो प्राइस पहले पी था, अभी क्या हो गया P1। हाँ। क्वांटिटी पहले Q था, अभी हो गया Q1। जी। तो बताओ अगर डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, हाँ। नया D1 बना, हाँ। माने इंक्रीज इन डिमांड हुआ, हम्म। तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। प्राइस भी बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ा। बस ठीक है। जी। सिमिलरली उल्टा बोला डिक्रीज इन डिमांड। हम्म। अगेन देखो ये मेरा डी कर्व था, जी। ये मेरा सप्लाई कर्व था। नया डिमांड कर्व बना नीचे की तरफ, यानी डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। जी। ये डायग्राम ऐसे अगर हम बनाए, यहाँ था, हाँ। नया डिमांड कर्व यहाँ बना, अभी यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, जी। तो प्राइस भी गिरा जी। और क्वांटिटी भी गिरा। तो यानी अगर हम सीधा सीधी बोले बेटा कि अगर मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट करे लेकिन सप्लाई सिर्फ मूव करे, हाँ। डिमांड शिफ्ट करे और सप्लाई मूव करे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। जी। अगर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, माने डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस भी गिर रहा है और क्वांटिटी भी गिर रहा है। जी। ठीक बात है। जी सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब उल्टा करो, सप्लाई को चेंज करते हैं। तनिष्ठा आ जाए यही डायग्राम। हाँ। इस बार डिमांड कर्व नहीं, सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। हाँ। अब यहां टकरा रहा है, तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, गिरा, बड़ा। हाँ प्राइस गिरा बेटा, P से P1 हुआ। अच्छा नीचे। दोबारा देखो डायग्राम, आराम से, हड़बड़ाओ मत। अब हम यही पूरा टाइम रिपीट करने वाला है अगला 15 मिनट तक। जी। ये मेरा डिमांड और सप्लाई कर्व है। हाँ। यहाँ दोनों मीट कर रहे हैं, अभी P और Q है। सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ बेटा। हाँ। सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ, डिमांड नहीं। जी। यहाँ टकरा रहा है, तो प्राइस P से P1 हो गया। जी। जी। लेकिन क्वांटिटी से Q से Q1, तो सप्लाई कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो तो प्राइस गिरेगा। जी। लेकिन क्वांटिटी बढ़ेगा। हाँ। तो डिमांड और क्वांटिटी का रिश्ता, जब डिमांड को राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे थे, हाँ। दोनों बढ़ रहा था, प्राइस और क्वांटिटी, या फिर दोनों ही गिर जा रहा था। मतलब डिमांड अगर राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज करे तो प्राइस क्वांटिटी दोनों बढ़ेगा, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज करे तो दोनों गिरेगा, प्राइस और क्वांटिटी। लेकिन सप्लाई के साथ क्या हो रहा है, जब सप्लाई मेरा राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, मतलब सप्लाई बढ़ रहा है, हाँ। तो प्राइस तो गिर जा रहा है लेकिन क्वांटिटी बढ़ जा रहा है। जी। ठीक है, अब उल्टा लो। अगर मेरा यही सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता, हाँ। तो पहले P2 था, नहीं पहले P था, अब मेरा ये P2 हो गया, मतलब प्राइस क्या हो रहा है, मतलब अगर सप्लाई मेरा घटे तो प्राइस बढ़ेगा। हाँ। लेकिन क्वांटिटी क्या हो गया, Q से Q2 यानी गिर गया, तो प्राइस बढ़ रहा है मेरा।
लेकिन क्वांटिटी गिर जा रहा है। जी। ठीक है, अब आ जाओ दोनों में चेंज हो, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। एक एक करके करते हैं, चलो हो गया चैप्टर, आप समझ गए। अच्छा। देखो डिमांड और सप्लाई इक्वल यानी सेम परसेंटेज में चेंज हो। डिमांड जितना गिरा सप्लाई भी उतना ही गिरा। दोनों देखो, दोनों की तरफ जा रहा है, दोनों डिक्रीज है ना, दोनों डी से D1 और ये S से S1 हो रहा है। तो डिमांड भी गिरा सप्लाई भी गिरा जी। तो प्राइस में नो चेंज, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया, क्वांटिटी गिर गया। सर इस समय तो कोई कंज्यूमर कोई चीज खरीदेगा नहीं, प्रोडक्ट। हम बता रहे हैं, रुको, क्यों ऐसा हो रहा है ये भी बता रहे हैं। प्राइस में नो चेंज लेकिन क्वांटिटी कम हो गया। क्यों हुआ ऐसा? बेटा जी डिमांड गिरा है जी। वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेगा जी। लेकिन सप्लाई भी गिरा है वो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगा। अल्टीमेटली दोनों का प्रेशर अगर सेम है, इक्वल है, प्राइस घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा। जी। तो आपका पॉइंट गलत था कि कंज्यूमर खरीद नहीं रहा, ये तो बोला ही नहीं, वरना डिमांड कैसे चेंज हो रहा है अगर कंज्यूमर खरीदना कम बेसी नहीं कर रहे तो। आप लॉजिक समझो बेटा, चारों डायग्राम में अब आप लॉजिक समझो ऊपर से। चलो यहाँ पे एक एक करके फिर बताते हैं। देखो एक चीज बेटा, डिमांड गिरा है खाली। बेटा डिमांड का गिरना प्राइस को क्या करेगा? मार्केट में कोई चीज का डिमांड कम होता है उसका प्राइस गिर जाता है। जी। देख लो प्राइस गिरा है और डिमांड का कम होना क्वांटिटी को भी तो कम करेगा ना। जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लायर बेचेगा क्या? तो दोनों गिरा है ना, देख लो। सिमिलरली डिमांड का बढ़ना, कोई चीज का बाजार में अचानक डिमांड बहुत बढ़ जाए उसका प्राइस ऊपर भाग जाता है जी। और डिमांड बढ़ा है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा ही क्योंकि सप्लायर भी बेचेगा जी। तो दोनों बढ़ रहा है, देख लो। सिमिलरली अब सप्लाई वाला बात पे है तो सप्लाई का गिरना, बाजार में कोई चीज का सप्लाई अचानक कम हो जाए उसका प्राइस ऊपर भाग जाता है, देखो। सप्लाई का गिरना प्राइस को बढ़ाया P से P2 जी। लेकिन सप्लाई कम हुआ माने क्वांटिटी क्या हुआ होगा? कमी हुआ होगा। देख लो क्वांटिटी गिर रहा है। सिमिलरली ये लो सप्लाई का बढ़ना, सप्लाई अगर बढ़ रहा है, अचानक कोई चीज बहुत अवेलेबल हो जाए, अभी बाजार में एप्पल अवेलेबल ही अवेलेबल है, प्राइसेस क्या हो जाएगा? गिरेगा जी। तो देख लो प्राइस P से P1 हुआ, नीचे गया। और सप्लाई बढ़ने का मतलब क्वांटिटी तो बढ़ना ही हुआ ना। सप्लाई क्या चीज का बढ़ता है? सामान का, सामान का क्वांटिटी का। तो देख लो। लेकिन यहाँ क्या हुआ था अभी वाला डायग्राम में? सर दोनों में सेम चेंज। तो डिमांड का गिरना प्राइस को गिराता है लेकिन सप्लाई का गिरना प्राइस को बढ़ा देता है। अल्टीमेटली प्राइस घूम फिर के वहीं आ गया और डिमांड भी गिर रहा है सप्लाई भी गिर रहा है, मतलब क्वांटिटी तो गिरना ही था। अब ठीक है रीजनिंग के साथ। अब लो डिमांड ज्यादा गिरा, देखो चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड ज्यादा गिर गया सप्लाई के मुकाबले जी। तो पहले आराम से एक पकड़ो, डिमांड का गिरना प्राइस को क्या करेगा? गिराएगा जी। और सप्लाई का गिरना प्राइस को बढ़ाएगा जी। प्रेशर ज्यादा किसका है? डिमांड का। हाँ डिमांड का गिरने का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि देखो डिमांड का गैप बड़ा है, सप्लाई का गिरने का गैप छोटा है, मतलब डिमांड प्राइस को बहुत ज्यादा गिराएगा जी। और सप्लाई थोड़ा सा ही गिरा है मतलब प्राइस को थोड़ा सा ही बढ़ाएगा तो ओवरऑल प्राइस तो गिरा हुआ ही रह जाएगा ना। मान लो डिमांड मेरा प्राइस को 12 रुपया कम कर दिया, सप्लाई मेरा प्राइस को 4 रुपया बढ़ा दिया, ओवरऑल तो प्राइस 8 रुपया गिरा हुआ ही रह गया जी। तो देख लो अल्टीमेटली प्राइस गिरा हुआ ही रह गया। और डिमांड सप्लाई दोनों ही क्वांटिटी को गिराता है तो देखो बहुत ज्यादा क्वांटिटी गिरा, गैप कितना बड़ा हो जा रहा है। अब उल्टा लो, बोल रहा है डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड थोड़ा सा गिरा जी तो प्राइस को थोड़ा सा गिराएगा लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा गिर गया तो प्राइस को बढ़ाएगा बहुत ज्यादा
जी। तो प्राइस के गिरने का प्रेशर कम, बढ़ने का प्रेशर ज्यादा है, हाँ। तो अल्टीमेटली प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही रहेगा। एग्जाम्पल में लो, डिमांड प्राइस को 10 रुपया गिराया, हाँ। लेकिन सप्लाई प्राइस को 12 रुपया बढ़ा दिया, तो ओवरऑल तो 2 रुपया प्राइस बढ़ा हुआ ही रह गया ना। जी। देख लो, अल्ट्रा सा बढ़ा हुआ रहेगा। और डिमांड सप्लाई दोनों का गिरना क्वांटिटी को तो गिराता ही है। जी। नेक्स्ट आओ, अब बोल रहा है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सेम बात, अब इंक्रीज का पकड़ लिया, तो डिमांड का बढ़ना प्राइस को क्या करेगा, बढ़ाएगा जी। लेकिन सप्लाई का बढ़ना प्राइस को गिराएगा। जी। और दोनों का प्रेशर अगर सेम है, इक्वल, तो अल्टीमेटली प्राइस घूम फिर के वहीं रह जाएगा। जी। लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई डिमांड दोनों बढ़ा है तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा। हाँ। अब बोला अगर डिमांड का बढ़ना ज्यादा है सप्लाई के कंपैरिजन में, तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा, वो प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ाया, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया, डिमांड बहुत तेज बढ़ा, तो हाँ। सप्लाई का बढ़ना थोड़ा सा हुआ, छोटा सा गैप है, देखो ये बड़ा गैप है। जी। डायग्राम भी ऐसे ही बनाओगे, गैप बड़ा रखना डीडी का और एसएस का गैप छोटा रखना, अपने आप डायग्राम बन जाएगा। जी। पहले देखो आराम से, पहले हम डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन पॉइंट बना दिया है। हाँ। अब यहाँ पे डिमांड को हम बहुत ज्यादा दूर ड्रॉ किया, नया डी कर, लेकिन सप्लाई का नया इंक्रीज कर थोड़ा सा गैप में ड्रॉ किया। तो अल्टीमेटली देख लो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हुआ और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ, क्वांटिटी ज्यादा चेंज हुआ। जी। ठीक है ना। तो डायग्राम आराम से बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन सोचना है कि डिमांड का बढ़ना प्राइस को बढ़ाता है, सप्लाई का बढ़ना प्राइस को गिराता है, लेकिन बढ़ाने वाला प्रेशर ज्यादा है, गिराने वाला प्रेशर कम है। जी। ओवरऑल थोड़ा सा प्राइस बढ़ा हुआ ही रह जाएगा। मान लो डिमांड मेरे प्राइस को 15 रुपया बढ़ा दिया, हाँ। लेकिन सप्लाई मेरे प्राइस को 12 रुपये ही गिराया, जी। तो ओवरऑल 3 रुपया प्राइस बढ़ा हुआ ही रह गया। हाँ। और डिमांड का गिरना, डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का दोनों का बढ़ना क्वांटिटी को तो बढ़ाएगा ही। जी। अब अगला केस पकड़ो, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज, लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। यहाँ सप्लाई का प्रेशर ज्यादा है, सप्लाई प्राइस को बहुत ज्यादा गिराएगा सप्लाई का बढ़ना, हाँ। लेकिन डिमांड का थोड़ा सा बढ़ना प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाएगा। जी। ओवरऑल प्राइस गिरा हुआ ही रह जाना चाहिए। देखो प्राइस गिरा हुआ ही रह गया। जी। ठीक है, और क्योंकि दोनों ही बढ़ रहा है तो ओवरऑल क्वांटिटी तो बढ़ना ही था। समझ में आया? जी सर। अब लो स्पेशल केसेस। नहीं ये तो वही है, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई वो सेम। अच्छा ये उल्टा, डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस। देखना मजेदार, डिमांड का कम होना प्राइस को क्या करेगा, कम बढ़ाएगा, सॉरी कमाएगा। कमाएगा। हाँ। और सप्लाई का बढ़ना बढ़ाएगा। डिमांड का डिक्रीज होना और हाँ सप्लाई का बढ़ना प्राइस को बढ़ाएगा। ये टॉपिक दोबारा है क्या? नहीं। अच्छा उल्टा बढ़ा रहे ना। हाँ ठीक है। डिमांड का डिक्रीज होना, हाँ यहाँ पे लिया पहले, डिक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। हाँ तो डिमांड का डिक्रीज होना प्राइस को गिराएगा जी, और इस सप्लाई का बढ़ना भी प्राइस को बढ़ाएगा। नहीं कुछ गड़बड़ करते हैं क्या? डिमांड का कम होना प्राइस को गिराएगा और सप्लाई का बढ़ना भी प्राइस को गिराएगा। हाँ सप्लाई बढ़ेगा प्राइस भी बढ़ेगा, दोनों का ही इफेक्ट प्राइस को गिरा रहे। तो देखो प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया जी, और क्वांटिटी तो इक्वल रह गया, क्योंकि डिमांड बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ा, लेकिन सप्लाई बढ़ा, सॉरी डिमांड गिरा तो क्वांटिटी घटा, सप्लाई बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ा, अल्टीमेटली क्वांटिटी वहीं रहेगी। ठीक है ना? जी सर। वैसे बोला डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो भाई अगेन इन दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन क्या कर रहा है, प्राइस को बहुत तेज गिराएगा। देखो प्राइस बहुत ज्यादा गिरा और क्वांटिटी थोड़ा सा गिरा। जी सर। क्योंकि डिमांड घटा है तो क्वांटिटी गिर रहा है, सप्लाई बढ़ा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर गिरने का ज्यादा है, ओवरऑल क्वांटिटी गिरा हुआ ही रहेगी। जी। अब यही उल्टा केसेस लिया, इनको आप देखोगे हो जाएगा। अब हम स्पेशल केस पे सर इतना देर रखेंगे? 5 मिनट और बस, चैप्टर खत्म। नहीं हम फिर पढ़ के आएंगे थोड़ा इतना।
बोले। ये वाला पार्ट कंप्लीट करो, ये कनेक्टेड पार्ट है बेटा। अच्छा ठीक है। स्पेशल केस में क्या हो रहा है देखो, एक बार बोल रहा है सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है और एक बार बोल रहा है डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो तो। अब एक बार बोल रहा है सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो और डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो। पहले बोला अगर मान लो डिमांड में चेंज हो रहा है, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब सप्लाई का डायग्राम ये वाला है। परफेक्टली इलास्टिक में क्वांटिटी का डायग्राम ड्रॉ ही नहीं हो सकता। तो डिमांड लेकिन बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ा, प्राइस वहीं रह गया। अब उल्टा लेना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ये रहा, चेंज इन सप्लाई में डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई बढ़ा, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस वहीं रह गया। सिर्फ सप्लाई बढ़ा यानी क्वांटिटी बढ़ गया। अब आएगा अच्छा पॉइंट, यहाँ समझ में आएगा, उल्टा लेना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ये वाला डायग्राम नो चेंज, प्राइस घटे या बढ़े क्वांटिटी में नो चेंज जी। तो मान लो ये डायग्राम है मेरा, ये सप्लाई का डायग्राम है, ये डिमांड का, यहाँ इलास्टिक पॉइंट आ रहा था। अभी क्या बोल रहे हैं, सप्लाई इन इलास्टिक है मतलब क्वांटिटी में नो चेंज, खाली डिमांड बढ़ गया तो नया प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी में नो चेंज। ठीक है जी। और वही डिक्रीज इन डिमांड में उल्टा, एक बार सप्लाई को इन इलास्टिक रखा, एक बार डिमांड को इन इलास्टिक रखा। यही रोकते हैं क्योंकि अब ये वाला टॉपिक नया टॉपिक है, ये अलग टॉपिक। आप यहाँ तक पढ़ के रखो, ये 2-3 पेज हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हुए थोड़ा BST करवाते। ठीक है। मोटा मोटी आपका इकोनॉमिक्स डन हो जाए।